बीए द्वितीय वर्ष की छात्राओं का स्वागत है। बच्चों, हमने प्रथम प्रश्न पत्र में तो दो विचारक पढ़ ही लिए हैं। आइए अब हम दूसरा पेपर भी स्टार्ट करते हैं। हमारा दूसरा जो पेपर है वो है सामाजिक मानवशास्त्र। सामाजिक मानवशास्त्र क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या हैं और इसका अर्थ क्या है, आइए आज हम यह समझते हैं। बच्चों, अब जो हमारे क्लासें होंगी वो इसी सामाजिक मानवशास्त्र पर ही अगली 3-4 क्लासेस होंगी। तो आइए शुरू करते हैं। सामाजिक मानवशास्त्र है क्या, यह जानते हैं। बहुत से लोग सांस्कृतिक मानवशास्त्र और सामाजिक मानवशास्त्र को एक ही मानते हैं। वास्तविकता यह है कि दोनों विज्ञान मानव समाज और संस्कृति से संबंधित हैं। अतः इन दोनों के बीच कोई स्पष्ट विभाजन रेखा खींचना संभव भी नहीं है। जब हम संस्कृति और सामाजिक शब्दों के वास्तविक अर्थ को समझने का प्रयत्न करते हैं तो यह पाते हैं कि इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। एक और मानव को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, हथियारों और उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है, भोजन, वस्त्र और मकान की आवश्यकता पड़ती है, तो दूसरी ओर साथ ही उसे ज्ञान, विश्वास और मूल्यों की भी आवश्यकता पड़ती है। ये सब मानव के अस्तित्व को बनाए रखने में भौतिक वस्तुओं के समान ही सहायता पहुंचाते हैं। इनको एक समाज की अभौतिक संस्कृति या सामाजिक संस्कृति के अंतर्गत माना जाता है। एक समुदाय की इस सामाजिक संस्कृति में प्राकृतिक घटनाओं तथा प्रक्रियाओं के संबंध में उनके ज्ञान, उनके राजनीतिक और आर्थिक संगठनों की व्यवस्थाएं, नैतिकता, कानून और अच्छे आचरण संबंधी उनके नियम और अंतिम रूप से उनके जादू तथा धर्म संबंधी विश्वास, विधि विधान आदि को सम्मिलित किया जाता है। सामाजिक मानवशास्त्र इसी सामाजिक संस्कृति का अध्ययन है, जिसे संस्कृति के भौतिक पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, सामाजिक मानवशास्त्र में मानव को एक सामाजिक प्राणी मानकर उसके सामाजिक संगठन, सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक मानवशास्त्र प्रमुखतः समकालीन आदिम समुदायों का अध्ययन करता है। सामाजिक मानवशास्त्र को भली भांति समझने के लिए कुछ प्रमुख विद्वानों द्वारा जो उन्होंने परिभाषाएं दी हैं, आइए हम उनको देखते हैं। सामाजिक मानवशास्त्र का अर्थ स्पष्ट करते हुए रेडक्लिफ ब्राउन ने लिखा है, सामाजिक मानवशास्त्र समाजशास्त्र की वह शाखा है जो आदिम या पूर्व शिक्षित समाजों का अध्ययन करती है। यहाँ इन्होंने यह बताया बच्चों कि समाजशास्त्र में सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है और सामाजिक मानवशास्त्र की रुचि भी सामाजिक व्यवस्थाओं में ही है, परंतु इनमें विशेषतः, फिर से जानिएगा, सुनिएगा, इसमें विशेषतः आदिम समाजों का अध्ययन किया जाता है। इवान प्रिचर्ड ने माना है कि सामाजिक मानवशास्त्र सभी मानव समाजों का अध्ययन है और यह केवल आदिम समाजों का ही अध्ययन नहीं है, बल्कि व्यवहार रूप में और सुविधा की दृष्टि से वर्तमान समय में इसका ध्यान प्रमुखतः सरल या आदिम लोगों की ओर है, क्योंकि यह स्पष्ट है कि अन्य कोई भी ऐसा पृथक विज्ञान नहीं है जो अपने आप को पूर्णतः इन समाजों के अध्ययन तक सीमित रखता हो। सामाजिक मानवशास्त्री आदिम लोगों की भाषा, कानून, धर्म, राजनीतिक संगठन, आर्थिक व्यवस्था आदि का अध्ययन करते हैं। इवान प्रिचर्ड्स के अन्यत्र सामाजिक मानवशास्त्र को परिभाषित करते हुए यह भी लिखा है बच्चों कि सामाजिक मानवशास्त्र को समाजशास्त्रीय अध्ययनों की वह शाखा माना जाता है जो प्रमुखतः अपने आप को आदिम समाजों के अध्ययन में लगाती है। इस परिभाषा के आधार पर हमें यह नहीं समझ लेना चाहिए कि मानवशास्त्र केवल आदिम समाजों का ही अध्ययन करता है। सामाजिक व्यवहार का सामान्यतः संस्थागत स्वरूपों में, जैसे परिवार हुआ, नातेदारी व्यवस्था, राजनीतिक संगठन, कानून, विधियाँ, धार्मिक पूजा, इन सभी और ऐसी संस्थाओं के बीच पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन भी मानवशास्त्र करता है और यह इन सब का अध्ययन समकालीन समाजों या ऐतिहासिक समाजों में करता है, जिनके संबंध में इस प्रकार के अध्ययनों को संभव बनाने के लिए पर्याप्त सूचनाएं मिलती हैं। स्पष्ट है, सामाजिक मानवशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक व्यवहार का सामान्यतः उसके संस्थागत स्वरूपों में समकालीन या ऐतिहासिक समाजों में अध्ययन किया जाता है। प्रोफेसर श्रीनिवास ने सामाजिक मानवशास्त्र का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है कि यह मानव समाजों का तुलनात्मक अध्ययन है।
आदर्श रूप में इसके अंतर्गत आदिम, सभ्य और ऐतिहासिक सभी समाज आते हैं। सामाजिक मानवशास्त्र के अंतर्गत समाजों का विश्लेषण और तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। हमारे भारतीय समाजशास्त्री डॉक्टर श्यामाचरण दुबे ने सामाजिक मानवशास्त्र के संबंध में लिखा है कि नृतत्व की अमेरिकी परंपरा के अनुसार समाज के गठन और प्रक्रियाओं का अध्ययन नृतत्व यानी मानवशास्त्र की एक शाखा के रूप में किया जाता है। इन परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है बच्चों कि सामाजिक मानवशास्त्र वह विज्ञान है जो प्रधानतः आदिम समाजों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है और इन समाजों में प्रचलित सामाजिक व्यवहारों, सामाजिक संगठन, सामाजिक व्यवस्था और संरचना में भी रुचि लेता है। सामाजिक मानवशास्त्र में आदिम समाजों का ही अध्ययन हम क्यों करते हैं, इस बात पर भी हम चर्चा अगले अध्याय में करेंगे। आइए अब हम जानते हैं सामाजिक मानवशास्त्र की अध्ययन वस्तु और क्षेत्र। सामाजिक मानवशास्त्र की इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि सामाजिक मानवशास्त्र के अध्ययन वस्तु और क्षेत्र के संबंध में विद्वानों में मतभेद पाया जाता है। अमेरिका में अधिकांश मानवशास्त्री अपने को सांस्कृतिक मानवशास्त्री मानते हैं, जो संस्कृति के अध्ययन को अपना प्रमुख विषय समझते हैं। इंग्लैंड में अधिकतर मानवशास्त्री अपने को सामाजिक मानवशास्त्री कहते हैं और वे समाज, सामाजिक संगठन तथा सामाजिक संरचना को अपने अध्ययन में सम्मिलित करते हैं। प्रथम परंपरा के लोग जो अपने को संस्कृति के अध्ययन से संबंधित मानते हैं वो हैं टाइलर एवं बोआस, है ना। और दूसरी परंपरा के लोग जो अपने को समाज के अध्ययन से संबंधित मानते हैं वे हैं दुर्खिम, रेडक्लिफ ब्राउन आदि। एक समय रेडक्लिफ ब्राउन ने इसे तुलनात्मक समाजशास्त्र की संज्ञा भी दी है। एक समय था जब आदिम या सरल समाजों के अध्ययन को ही सामाजिक मानवशास्त्र का उचित क्षेत्र माना जाता था। ऐसा मानने वालों में रेडक्लिफ ब्राउन, नेडले और पिडिंगटन आदि विद्वानों के नाम उल्लेखनीय हैं। इवांस प्रिचर्ड की मान्यता है कि सामाजिक मानवशास्त्र यद्यपि आदिम या सरल समाजों का अध्ययन अवश्य करता है, लेकिन वह अपने को केवल आदिम समाजों के अध्ययन तक ही सीमित नहीं रखता। रेडक्लिफ ब्राउन यह भी मानते हैं कि सामाजिक मानवशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में वे समाज या सामाजिक व्यवस्थाएं आती हैं जिनका समग्र रूप से अध्ययन किया जा सके और जिनकी तुलना अन्य समाजों से की जा सके। इस संबंध में इवान प्रिचर्ड्स का मत है कि सामाजिक मानवशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में सामाजिक व्यवहार और सामाजिक संस्थाएं आती हैं। नेडले तथा पिडिंगटन की मान्यता है कि सामाजिक मानवशास्त्र में समकालीन आदिम समुदायों की संस्कृति का अध्ययन किया जा सकता है। किन किन बातों का अध्ययन अपने विषय के अंतर्गत हम नहीं कर सकते हैं, अब यह भी हम जान लें। तो पहला है, सामाजिक मानवशास्त्री संपूर्ण संस्कृति का अध्ययन नहीं करते। यह कार्य सांस्कृतिक मानवशास्त्री का है। सामाजिक मानवशास्त्री संस्थागत सामाजिक व्यवहारों, सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक संगठनों और सामाजिक संरचनाओं के अध्ययन में रुचि लेते हैं। दूसरा है, सामाजिक मानवशास्त्री अपने आप को आदिम या सरल समाजों के अध्ययन तक ही सीमित नहीं रखते, वह दूसरे अध्ययनों में भी रुचि लेते हैं। तीसरा है, सामाजिक मानवशास्त्री संपूर्ण समाज का अध्ययन नहीं करते, वह अपने अध्ययन के लिए समाज के कुछ पहलुओं को चुन लेते हैं। इस संबंध में इवान प्रिचर्ड लिखते भी हैं कि सामाजिक मानवशास्त्र सामाजिक व्यवहार का सामान्यतः उनके संस्थागत स्वरूपों में, जैसे परिवार, नातेदारी व्यवस्था, राजनीतिक संगठन, कानूनी विधियों, धार्मिक पूजा पद्धतियों आदि का बीच पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन करता है। सामाजिक मानवशास्त्री इन सब बातों का अध्ययन करता है, न कि समग्र समाज का। चौथी जो बात है जो मानवशास्त्री अध्ययन नहीं करते हैं वो है, सामाजिक मानवशास्त्री अपने को देश और काल की सीमाओं में नहीं बांधते। वह किसी भी देश विशेष या विशेष समय के लोगों का अध्ययन नहीं करते। सामाजिक मानवशास्त्रियों ने विश्व के विभिन्न भागों में लोगों के अध्ययन में रुचि दिखाई है। जहाँ उन्होंने समकालीन आदिम समाजों का अध्ययन किया है, वहाँ साथ ही वे अब औद्योगिक समाजों में कार्य करने की ओर प्रवृत्त हुए हैं। अनेक समाज मानवशास्त्री ग्रामीण अध्ययन भी किए हैं और उन्होंने कृषक समाजों के अध्ययन में भी रुचि ली है। इस दृष्टि से सामाजिक मानवशास्त्र का क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। आइए अब हम सामाजिक मानवशास्त्र के क्षेत्र को जानते हैं। सामाजिक मानवशास्त्र के इवान प्रिचर्ड्स का अध्ययन इस क्षेत्र के
इस प्रकार अध्ययन किया जा सकता। सामाजिक मानव शास्त्र के क्षेत्र को इवांस प्रिचर्ड ने जो है बताया है। आइए अब क्या क्या सामाजिक मानव क्षेत्र के विषय क्षेत्र हैं उन्हें भी हम समझ लें। पहला है सामाजिक मानव शास्त्र सामाजिक व्यवहार का सामान्यतः संस्थागत स्वरूपों में अध्ययन करता है, यानी परिवार, नातेदारी व्यवस्था, राजनीतिक संगठन, कानूनी प्रणालियाँ और धार्मिक पूजा पद्धतियों आदि का वह अध्ययन करता है। यह विज्ञान इन विभिन्न संस्थाओं के बीच पाए जाने वाले संबंधों का भी अध्ययन करता है। दूसरा है सामाजिक मानव शास्त्र विशेषतः आदिम समाजों का अध्ययन करता है। विशेषतः, है ना, विशेषतः यह आदिम समाजों का अध्ययन करता है और उनकी आधुनिक सभ्य समाजों से तुलना करता है। आकार की लघुता, सीमित जनसंख्या, सरल प्रौद्योगिकी, सरल अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक प्रकारों के कम विश्लेषणीकरण के कारण इन आदिम या सरल समाजों का सरलता से अध्ययन किया जा सकता है। तीसरी जो बात है, सामाजिक मानव शास्त्र सभी मानव समाजों का अध्ययन है, न कि केवल आदिम समाजों का, परंतु व्यवहार रूप से तथा सुविधा की दृष्टि से इसका अध्ययन अधिकांशतः आदिम या सरल समाजों की संस्थाओं पर केंद्रित होता है। सामाजिक मानव शास्त्री आदिम लोगों में भाषा, कानून, धर्म तथा राजनीतिक एवं आर्थिक संस्थाओं आदि का अध्ययन करते हैं। यह आदिम समाजों से अपने अवलोकन के आधार पर प्राप्त तथ्यों की व्याख्या करते समय उनकी तुलना अपने समाज से करता है। चौथा जो है, सामाजिक मानव शास्त्र के अध्ययन का भौगोलिक फैलाव काफ़ी विस्तृत है। इसमें राजनीतिक संस्थाओं, धार्मिक संस्थाओं, रंग, लिंग, पद आधारित वर्ग संबंधी अंतरों, आर्थिक संस्थाओं, कानूनी, अर्धकानूनी संस्थाओं, विवाह, सामाजिक अनुकूलन तथा संपर्क, सामाजिक संगठन संरचना का अध्ययन आता है। इसके अंतर्गत नातेदारी, परिवार, आचार, जादू, पौराणिक कथाएं, आदिम कला, विज्ञान, भाषा आदि का भी अध्ययन आता है। और लास्ट जो इसका क्षेत्र है वो इवान प्रिचर्ड्स ने जो बताया है वो है सामाजिक मानव शास्त्र में समाजों का अध्ययन किया जाता है, न कि संस्कृति का। सामाजिक मानव शास्त्र में समाजों का अध्ययन किया जाता है ना, मतलब सामाजिक संबंधों का, एक समाज के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले संबंधों का, विभिन्न सामाजिक समूहों के आपसी संबंधों का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो इवान प्रिचर्ड्स की मान्यता है कि यद्यपि संस्कृति से संबंधित समस्याएं और समाज से संबंधित समस्याएं दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, फिर भी संरचना संबंधी अध्ययन पहले किए जाने चाहिए। इस तरह सामाजिक मानव शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में सामाजिक संरचना का अध्ययन का विशेष रूप से किया जाता है। बच्चों, सामाजिक मानव शास्त्र का क्षेत्र भी अब बदलता जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में सामाजिक मानव शास्त्रियों का ध्यान ग्रामीण समुदायों के अध्ययन की ओर गया। रॉबर्ट रेडफील्ड ने मैक्सिको के गांव टेपोजलान का अध्ययन किया। उन्होंने अपने अध्ययन में लोक संस्कृति और कृषक संस्कृति की अवधारणा का प्रयोग किया। उन्होंने गांव एवं शहर में पाए जाने वाले भेद को स्पष्ट किया और गांव को आदर्श प्रारूप मानकर उसकी विशेषताओं जैसे लघु आकार, पृथकता, अशिक्षा, समरूपता, विभिन्न पीढ़ियों के विचारों, मूल्यों, अभिवृत्तियों की भिन्नता का अभाव, आत्मनिर्भरता आदि का उल्लेख किया। ग्रामीण अध्ययनों की भांति ही पिछले कुछ वर्षों में सामाजिक मानव शास्त्रियों ने नगरीय और औद्योगिक समाजों का भी अध्ययन किया। मैंने अभी आपको अध्ययन में कहा था ना कि आदिम समाजों का विशेषतः अध्ययन करता है मानव शास्त्र, लेकिन वहीं तक सीमित है ऐसी बात नहीं है। अब सामाजिक मानव शास्त्र का क्षेत्र बदल रहा है। तो जैसे रॉबर्ट रेडफील्ड ने ग्रामीण समुदायों को लिया, उसी तरह पाउडर मेकर और वाइट ने जो है होटल उद्योग का अध्ययन किया है। हार्डिंग ने उद्योगों का एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में अध्ययन किया है ना। और कुछ सामाजिक मानव शास्त्री जो हैं राष्ट्रीय चरित्र को भी अपने अध्ययन का क्षेत्र मानते हैं। इस प्रकार के अध्ययन करने वालों में मार्गरेट, बेनेडिक्ट, ग्रोफर और प्रमुख हैं। ग्रोफर व मार्गरेट ने अमेरिका तथा बेनेडिक्ट ने जापान के राष्ट्रीय चरित्र का अध्ययन किया। मेंडलबाम ने भारतीय राष्ट्रीय चरित्र के अध्ययन के लिए गांधी जी के जीवन को चुना।
जीवन वृत्तांत के अध्ययन में यह देखने का प्रयास किया कि व्यक्तित्व निर्माण में सामाजिक संरचना और सामाजिक दबाव का क्या प्रभाव है। कुछ मानव शास्त्रियों ने चिकित्सा एवं युद्ध आदि को भी अपने क्षेत्र का अध्ययन बनाया है। लूसी मेयर ने लिखा है कि इधर हाल ही में सामाजिक मानव शास्त्रियों ने औद्योगिक समाजों में भी काम किया है जिसके वे सदस्य हैं। कारखानों, जेलों, मानसिक आरोग्यशालाओं तथा बड़े शहरों में परिवार और बंधुत्व का अध्ययन भी उन्होंने किया है। सामाजिक मानवशास्त्र के विस्तृत अध्ययन क्षेत्र की ओर संकेत करते हुए F.G. बेली ने लिखा है कि दीर्घ और धैर्यपूर्ण अवलोकन पद्धति गांव जैसी छोटी इकाइयों के अध्ययन के लिए सबसे अच्छी है। फिर भी हमें गांव के दायरे से बाहर जाना पड़ता है, यह इसलिए कि गांव और बाहर की दुनिया में जो संबंध हैं उस पर भी विचार करना आवश्यक है। तो आशा करती हूँ बच्चों, आज आपको मानव शास्त्र क्या है, मानव शास्त्र में किन बातों का अध्ययन नहीं करना चाहिए और किन बातों का अध्ययन करना चाहिए, और सामाजिक मानव शास्त्र का जो क्षेत्र में बदलाव आया है वह कहाँ कहाँ आया है, यह बात आपको समझ में आई होगी। जैसा कि मैंने अभी अध्ययन के दौरान ही बताया था कि हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे कि आदिम समाजों का ही अध्ययन क्यों किया जाता है मानव शास्त्र में। तो मिलते हैं बच्चों अगले अध्याय में।